नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्वामी रामदेव की कोरोना की दवा को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने जताई आपत्ति। रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज से राजस्थान में खुल गए बार, गाइडलाइंस का करना होगा पालन, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस विधायक भरोसीलाल जाटव पर हुआ हमला, विधायक निवास पर जन सुनवाई के दौरान हुई फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के विधायक अब रहेंगे बहुमंजिली इमारत में, 160 आवास का होगा निर्माण। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना की उस दवाई के दावे से जिसको लेकर राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्वामी रामदेव के कोरोना की दवा बनाने का दावा करते हुए इसे लॉन्च किया है। इस दवा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति के बिना इसका ट्रायल कैसे हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के दौरान इस तरह का काम करने वालों के खिलाफ भारत सरकार को महामारी एक्ट के तहत तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। रघु शर्मा ने बताया कि इम्यूनिटी पावर के चलते 70% मरीज 3 से 7 दिन में वैसे ही ठीक हो रहे हैं। पतंजलि योग पीठ ने कब और किसकी अनुमति लेकर दवा का परीक्षण किया? इस तरह के जो दावे हैं, इन दावों को हम खारिज करते हैं और ये साजिश है आम आदमी के साथ। इस महामारी के दौर में भारत सरकार को इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज हुआ है। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के संयोजक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने न सिर्फ इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, बल्कि जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर के खिलाफ भी गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। डॉक्टर संजीव गुप्ता ने आरोप लगाया है कि एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, इसकी कोई प्रमाणिक दवा अभी तक नहीं बनी है। इसके बावजूद देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करते हुए लूटने के इरादे से एक दवा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया गया और प्रतिशत इलाज का दावा किया गया। केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की अनुमति के बिना परीक्षण का भी दावा किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने सुनियोजित रूप से देश की जनता को गुमराह करने और लूटने की नीयत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुष्प्रचार किया है और उनकी कंपनी ने कोरोना वायरस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। साथ ही दावा किया गया कि कोरोनिल नाम की दवाई से ये बीमारी दूर हो जाएगी। बिना अनुमति और प्रमाणिक परीक्षण के दवा को बनाना, उसका प्रचार प्रसार करना और बेचना कानूनन जुर्म है। ऐसे में इन दोषियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। कोई भी ऐसी सक्षम दवाई पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो कोरोना को 100% ठीक करने का, ना वैक्सीन आया ना दवाई आई है। और पूरी दुनिया, पूरा भारत इस वक्त चाहता है कि कोई भी दवाई इस तरह की आए ताकि मरीजों की जान की रक्षा हो सके। और आपदा में अवसर ढूंढने के लिए इन्होंने जल्दबाजी में बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के पेंडेमिक एक्ट में, जबकि क्लियर लिखा हुआ है कि कोरोना की कोई भी दवाई आएगी अधिकृत केवल गवर्नमेंट ही है, उसमें बयान देने के लिए इन्होंने एक आपदा में अवसर ढूंढने का एक कुछ प्रयास किया है। इसके लिए मैंने गांधीनगर थाने में प्रभाव दर्ज कराया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय बोरा जी, जो हमारे रेसिडेंट एडिटर हैं जयपुर से, वो जुड़े हैं हमारे साथ। संजय जी, तो यहाँ पर बाबा रामदेव जो दवाई लेकर आए, जो उनका दावा किया गया कि कोरोना का इलाज अब उनकी दवाई कोरोनिल से हो जाएगा, उसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ गया है। आयुष मंत्रालय ने पहले इसके प्रचार प्रसार पर जो है रोक लगा दी, उसके बाद अब डॉक्टर रघु शर्मा जो कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर है, वो मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कह रहे हैं यहाँ पर। आकांक्षा, देखिए, एक तय प्रक्रिया होती है किसी भी दवा को जब आप लोगों को इलाज के लिए बाजार में लाते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किसी भी व्यक्ति को एनरोल करने से पहले उनकी कंसेंट ली जाती है, उनको बताया जाता है बाकायदा कि आपका हम किस लिए एनरोलमेंट कर रहे हैं, हम आप पर परीक्षण करेंगे, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं।
और उसमें एथिक्स कमेटी जो है उसकी अप्रूवल लेनी होती है। ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत स्तर पर जाकर के आपको जब ये सारी परमिशन मिलती है तब आप ट्रायल शुरू करते हैं। और जैसे एलोपैथिक में होता है, पहले उसका परीक्षण जानवरों पे किया जाता है, चूहे पे, बंदर पे इत्यादि पे, उसके बाद मानव पे परीक्षण की बात तो बहुत बाद में आती है। कब पतंजलि ने ये सारी प्रक्रिया अपना ली, कब उसने लोगों की कंसेंट ली और उसने इन पे क्लिनिकल ट्रायल किया, इसका कोई ब्यौरा ही नहीं है। और जिस अस्पताल का जो दावा किया जा रहा है जयपुर के निम्स हॉस्पिटल का, वो खुद भी बहुत विवादास्पद है। उस हॉस्पिटल के खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स और मरीज हैं उनको मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ज़रूरी होता है आप एक सर्टेन संख्या में मरीज रखना, तो जब भी एमसीआई की टीम आती थी तो उसके पहले मरीज और डॉक्टर्स वगैरह सब किराए पे लाए जाते थे। तो इतना सब कुछ उस हॉस्पिटल के खिलाफ हो चुका है और उस हॉस्पिटल में ये लोग क्लिनिकल ट्रायल का दावा कर रहे हैं जिसके बारे में जयपुर के सीएमएचओ को नहीं पता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को नहीं पता है, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पता है। तो आखिर इन्होंने परमिशन ली कब और किससे? जी सनी जी, जैसा कि आपने कहा कि आखिर इन लोगों ने परमिशन कब ली, कब ट्रायल्स हुए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और इसी के मद्देनज़र जो जयपुर के मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर हैं, उन्होंने, संजीव गुप्ता, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है रामदेव के ऊपर। साथ ही डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर भी ये एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में। जी हाँ, मैं दरअसल नाम नहीं ले रहा था, लेकिन चूंकि अब एफआईआर में नाम है तो ये जो निम्स हॉस्पिटल है ये काफ़ी विवादास्पद रहा है। इसके जो संचालक हैं, इसके परिवार में ही कई बार विवाद हुए हैं और इनके ऊपर मैंने जैसा आरोप बताया आपको कि इनके ऊपर धोखाधड़ी के कई आरोप लगते रहे हैं। इनको जब यूनिवर्सिटी चलानी थी, खोलनी थी, तो उसकी अप्रूवल के लिए आपको एक तय संख्या में मरीज होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। तो जब भी इंस्पेक्शन के लिए टीम आती थी तो ये लोग उनको कहीं से एडहॉक बेसिस पे अरेंज करते थे। इसके अलावा इनके ऊपर ज़मीन के कब्जे के आरोप हैं। बहुत समय तक तो इनको इस हॉस्पिटल को और यूनिवर्सिटी को मान्यता भी नहीं थी। तो ये जो एफआईआर हुई है, अब इसमें जांच जब होगी आगे तब हमको और भी चीज़ें पता लगेगी। लेकिन जैसे प्राइमा फेसी मैंने कहा कि राजस्थान सरकार में तो किसी से अनुमति ली नहीं गई है और राजस्थान सरकार से भी पहले यदि इनको कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करनी थी तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना था। किन लोगों पर आपने, जिन लोगों को ट्रायल में शामिल किया, क्या आपने उनको बताया था कि आपने उनकी परमिशन ली थी? ये सब ब्यौरा वहाँ पे होना जरूरी है, जो कि अब तक हमको कहीं सामने नहीं आया। देखिए आकांक्षा, ये एक दिन हफ्ते की बात नहीं है, इसमें महीनों और सालों लगते हैं किसी भी दवा को विकसित करने के लिए। ट्रायल्स एक दो दिन में उसके नतीजे नहीं आते हैं। अब इसीलिए एलोपैथिक दवाओं में कितनी बार जब हम देखते हैं कि हमने खबरें सुनी कि एक वैक्सीन आ गया है या दवा आ गई है कोरोना की, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तब फिर उसको वापस विड्रॉ भी किया गया है। तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो बहुत अनुचित है और ये राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की जो मांग है वो बिल्कुल उचित है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार ने जो इनके ऊपर प्रचार के प्रतिबंध लगाया है वह बहुत देर से लगाया है। इनको पहले ही अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। जी, मैं यही जानना चाह रही थी संजय जी, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हमने देखा तमाम जगहों पर ये प्रचार किया गया कि कोरोना की दवाई आ चुकी है। तो यहाँ पर एक सवाल केंद्र मंत्रालय और केंद्र की सरकार और आयुष मंत्रालय के ऊपर भी उठता है कि इस तरह से बिना लाइसेंस के दवाई बना लेने का दावा करना, वो भी ऐसी बीमारी को लेकर, ऐसी एक पेंडेमिक सिचुएशन जो है उसको लेकर, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की ओर ये लेकर जा रहा है। बिल्कुल, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सरकार, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो दो तरह की बातें करते हैं। श्रीपद नायक का बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि बाबा रामदेव ने एक नई दवा विकसित कर ली है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अभी इसको जांच के बाद ही बाजार में लाना चाहिए। तो पहले से आप क्यों दावा कर रहे हैं कि आप क्यों उनके दावे को हवा दे रहे हैं कि उन्होंने कोई दवा विकसित कर ली है? ये सरकार का बहुत बड़ा ये गलती है। और देखिए हमारे देश की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। जो मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई दवा विकसित करें तो वो तो अब तक दवा विकसित कर नहीं पाए हैं। और बाबा रामदेव ने अचानक से 2-3 महीनों के अंदर ट्रायल वगैरह करके, जिसके बारे में अभी तक कोई पता भी नहीं, आयुर्वेद वालों को पता भी नहीं होगा कि उसके वो वायरस किस तरीके का है, उन्होंने उसके बारे में कोई अभी तक स्टडी नहीं की होगी।
और वो दवा विकसित करने का दावा करते हैं। तो आयुष मंत्रालय को तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर संज्ञान लेकर के और निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती है, लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर हिंडौना में आज उस वक्त समय अफरा तफरी मच गई जब यहां के कांग्रेस विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग कर दी गई। हालांकि चूक होने की वजह से वो बाल बाल बच गए। ये हमला उस समय हुआ जब वो अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे थे। हमले की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें, अप्रैल 2018 में भारत बंद के बाद इनके घर पर हमला और आगजनी हुई थी। तो आपको बता दें, हिंडौना में आज कांग्रेस विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग की गई, उनके ऊपर हमला किया गया जानलेवा, लेकिन वो बाल बाल बच गए। हालांकि आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे संवाददाता सागर शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। सागर, तो हिंडौना में जो कांग्रेस के विधायक है भरोसी लाल जाटव, उनके ऊपर फायरिंग हुई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है? आखिरकार आरोपी कौन है और किस लिए ये फायरिंग की वारदात जो है वो हुई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव के निवास पर जनसुनवाई के दौरान ये फायरिंग का मामला सामने आया था। हालांकि फायरिंग का युवक ने प्रयास किया था, 3 बार प्रयास किया, लेकिन फायरिंग नहीं हो पाई थी, जिसमें बाल बाल जो है हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव बच गए थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उनके फुटेज खंगालकर आरोपी युवक की तलाश की गई। पुलिस द्वारा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो युवक है वो परिचित है और विधायक आवास पर जाता आता रहता है। ऐसे में क्या कुछ कारण रहे, इसका खुलासा करने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है और आरोपी जो युवक है उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जी सागर, 2018 अप्रैल में भी भारत बंद के बाद इन्हीं के घर के बाहर हमला हुआ था, आगजनी हुई थी और आज ये एक और हमला हुआ है। तो क्या ये दोनों वारदातें आपस में लिंक हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी अब तक पुलिस से मिल पाई है? जी देखिए, पुलिस जो है, जिला पुलिस हर तरह के पहलू पर विचार करके पूछताछ कर रही है। क्या पहले भी उनके विधायक आवास पर जो है आगजनी की घटना हुई थी, उसको लेकर भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है तो उन दोनों घटनाओं का जो है कनेक्शन आपस में मिलता हो। लेकिन पुलिस ये पूछताछ करने में जुटी है कि आरोपी युवक ने आखिर विधायक पर फायरिंग का प्रयास क्यों किया, क्या कारण रहे उसके पीछे। जी सागर, जो आरोपी है उसकी शिनाख्त, क्या उस बारे में कोई जानकारी कि आखिर वो कौन है? जी बिल्कुल, देखिए विधायक ने जो पुलिस प्रशासन को शिकायत सौंपी थी उसमें बताया गया था एटकोलासी निवासी जो है धीरज जाट, उस युवक का नाम बताया जा रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है, उससे गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ कर रही है। आखिर क्या कारण रहे, किन कारणों के कारण उसने जो है विधायक के आवास पर जाकर और विधायक पर फायरिंग का प्रयास किया। जी, तो जांच इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। बीजेपी नेता कालू गुर्जर पर महिलाओं के अश्लील वीडियो पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। ये अश्लील वीडियो जब व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला गया तो ग्रुप के सदस्य और बीजेपी के नेता हक्के बक्के रह गए। इस मामले को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने कालू लाल गुर्जर के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि 22 जून को दोपहर 12:30 बजे पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर के मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप में कई अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिए गए थे। हम सब साथ साथ हैं नामक इस ग्रुप में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और महिला पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। मामला सामने आने के बाद पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने सफाई देते हुए कहा कि उनके मोबाइल से किसी ने षड्यंत्र पूर्वक महिलाओं के अश्लील वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए। गुर्जर ने कहा कि उनकी 40 साल की बेदाग राजनीति को खराब करने की नीयत से किसी विरोधी की हरकत है। वहीं क्योंकि उनके ऑफिस में दिन भर कार्यकर्ताओं के आने जाने का और मिलने का सिलसिला लगा रहता है, 22 जून की दोपहर वे खुद लोगों से बात कर रहे थे। इसी दौरान किसी युवक ने ऐसी हरकत कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसा आप जानते हो मेरे से रोज पब्लिक कोई न कोई काम लेके आती है, तो मुझे एक फ़ोन मिला। उन्होंने कहा साहब कि आपका फला ग्रुप में कोई ऐसे गंदे या वीडियो डाला हुआ है आपत्तिजनक। मैंने कहा यार मेरे को क्या पता, मैंने तो डाला नहीं। तो मैंने मेरा खोला व्हाट्सएप और वो जो उन्होंने ग्रुप बताया नाम, उस ग्रुप में देखा तो फ़ोटो पड़े थे। मैंने उनको डिलीट किया और उनको कहा भैया मैंने ऐसे फ़ोटो नहीं डाले। यहाँ लोग बाग आए थे, एक कोई बैठा हुआ था जिसने मेरा फ़ोन लिया था, तो मैंने सोचा फ़ोन कर रहा होगा, मैं दूसरी इधर बात कर रहा था साइड में। तो इसके कारण से मैंने सोचा भाई कि किसी ने गलत डाला, तो मुझे जैसे पता लगा तो मैंने डिलीट करवाया। आदरणीय कालूलाल जी गुर्जर ने महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए, उनकी लज्जा भंग करते हुए उन्होंने 12:29 पर अपने मोबाइल फ़ोन से अश्लील वीडियो क्लिपिंग जो डाली है। मैंने दिन में देखा मेरे मोबाइल से, तो उसमें उनको देखा तो उसमें उस नंबर की मैंने जांच की तो वो आदरणीय कालूलाल जी गुर्जर के थे। प्रार्थी कमलेश सिंह गुड़ा ने थाने पे एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि कालूलाल जी गुर्जर जो पूर्व मंत्री और उनके सचेतक रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर से एक ग्रुप में कुछ अश्लील क्लिप जो है भेजे गए हैं। रिपोर्ट पर धारा 67A आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के दौरान अपराधों की संख्या कम होने की वजह से पुलिस के पास काम का ज़्यादा दबाव नहीं था। ऐसे में जयपुर पुलिस की टेक्निकल टीम ने गुमशुदा मोबाइल को ढूंढना चालू किया। नतीजा ये रहा कि पुलिस टीम ने पिछले 3 महीने में 2200 मोबाइलों की बरामदी की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि 800 मोबाइल थाना स्तर पर मोबाइल धारकों को दिए जा चुके हैं और 1432 मोबाइल अभी भी कमिश्नर के ऑफिस में रखे हुए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि गुमशुदा मोबाइल मिलने से मोबाइल धारकों को काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि मोबाइल में उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट, ईमेल, यादगार फोटोग्राफ्स और ज़रूरी जानकारियां सेव होती है। जो सीएसटी टीम हमारी है, जो पहले क्लीन स्वीप कर रही थी, उसने इस टास्क को अपने हाथ में लिया कि हम लोगों के जो मिसिंग मोबाइल है, उस मोबाइल को जो हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से ट्रैक करके और उस मोबाइल को बरामद करने का हम काम करेंगे। मात्र 3 महीने के समय में इन लोगों ने लगभग 2200 के आसपास मोबाइल बरामद किए, जिसमें 1407 मोबाइल तो ये हैं जिसको कि आज वितरित किया जाए, 1432 मोबाइल ये हैं। बाकी 800 मोबाइल ऐसे हैं जो कि थाना स्तर पे ही बरामद होते गए,
कहीं प्रेसिंग नीड थी, लेने वाला स्वयं आ गया कि साहब जल्दी हमें दे दो, जल्दी हमें दे दो, तो लगभग 800 मोबाइल लोगों को दिए जा चुके हैं। उधर राजस्थान में आज से होटल रेस्टोरेंट में बार खुल गए हैं। राज्य सरकार ने 980 होटल और रेस्टोरेंट बार खोलने के आदेश दिए हैं। आदेश में साफ साफ कहा गया है कि तय गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। गाइडलाइंस पालन नहीं करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगी हुई थी। शराब की दुकान खोलने की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है। उधर राजस्थान के विधायकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब बहुत जल्द विधायकों को बहुमंजिला इमारत में घर मिलेगा। विधायक नगर पश्चिम में बहुमंजिली आवास में 108 आवास राजस्थान आवासन मंडल बनाएगा। ये निर्णय राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। बैठक में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना मौजूद थे। बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने कहा कि विधायकों को फर्नीचर सहित आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आवास विधायक नगर पश्चिम में भूतल सहित 8 मंजिल के होंगे। फ्लैट्स की ऊंचाई 28 मीटर रहेगी। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल को जालूपुरा और विधायक नगर पूर्व में विधायकों के लिए बने मकानों की आवासीय भूमि प्रदान कर दी गई है। आवासों में खुला क्षेत्र अधिक देने के लिए 176 आवासों की जगह 160 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं 176 आवास बनाने के लिए सेंट्रल लॉन का क्षेत्रफल कम हो रहा था। 160 आवासों का निर्माण होने के बाद सेंट्रल लॉन का क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा। अब सभी सेंट्रल लॉन का निर्माण 36,000 वर्ग फीट एरिया में होगा। नए आवास बनने तक विधायकों को हाउसिंग बोर्ड की मानसरोवर में निर्मित अरावली एनक्लेव और द्वारिका ट्विंस योजना में रहने के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से। रामस्वरूप, तो जो विधायक है राजस्थान के, उनके लिए अच्छी खबर है। नई आवास योजना लेकर सरकार उनके लिए आई है। क्या कुछ डिटेल में इसकी जानकारी है? देखिए, ये प्रोजेक्ट भले ही 2-3 साल पुराना है, लेकिन अब ये गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व में ये काम जो है जेडी के पास था, जेडीओ को यहाँ पर फ्लैट बनाने थे, लेकिन अब ये काम जेडीए से लेकर के अब हाउसिंग बोर्ड के हिस्से भेज दे दिया गया है। यानी कि जहाँ पर अभी राजस्थान में लालकोटी में विधानसभा है, विधानसभा के ठीक बगल में, यानी कि विधानसभा के ठीक पश्चिम में जो विधायक नगर आवास बना हुआ है, उस आवास एरिया में एक बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें सभी विधायकों को वहाँ पर एक जगह रहने के फ्लैट बन सकेंगे। हालांकि अभी तक बात करें तो जयपुर में 5 अलग अलग जगह पर विधायक आवास बने हुए हैं। जालूपुरा में है, गांधीनगर में है, विधायकपुरी में है और लालकोटी में भी 2 जगह हैं। तो एक जो जालूपुरा में भवन बने हुए हैं वो बड़े बड़े आवास हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीन में सिर्फ एक आवास बना हुआ है। तो प्रोजेक्ट में ये बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट विधानसभा के ठीक बगल में लाया जा रहा है, लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसमें अब 8 मंजिला बड़ी इमारत बनाई जाएगी, जहाँ पर जो तमाम विधायक हैं वो उन सभी के आवास जो है एक ही जगह बनाए जाएंगे। और ज़्यादा जो एरिया जो है वो जो एक तरह से अनुपयोगी एरिया कह सकते हैं, वो अब न रह करके पूरा उपयोग उस ज़मीन का किया जा सकेगा। हालांकि मुख्यमंत्री और जो मंत्रियों के आवास है वो सिविल लाइन में बने हुए हैं, वो वहीं पर हैं, लेकिन विधायकों को अब एक जगह रहने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है 8 मंजिला इमारत का। वहाँ पर तमाम सुविधाएँ होगी। जो इमारत वहाँ पर बनेगी, वहाँ पर 160 आवास बनने के साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स की सुविधाएं होगी। सभी तरह की जो एक नए जो विला में जिस तरह की सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर होंगी। कंप्लीट कब तक होगा, इस बारे में कोई जानकारी? इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने को लेकर कोई जानकारी? देखिए, प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट को शुरू होने में भी समय लग रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि जब से वर्तमान सरकार कार्यकाल में आई है, सत्ता में आई है, तब से भी शुरुआत में भी इसी तरह का निर्णय हुआ था। सभी विधायक जो अभी वहाँ रहते हैं उनको नोटिस दिया गया था कि आप इस आवास को खाली कर दीजिएगा, यहाँ पर नई इमारत बनने वाली है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है वो काम नहीं हो पाया, विधायकों ने आवास खाली भी नहीं किए। अभी भी ये कहा गया है कि 25 दिन में सभी आवास जो है खाली करें, ताकि
जब तक यहाँ पर इमारत का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो तब तक विधायक जो है मानसरोवर में जो योजनाएं बनी हुई तो है, नई आवासीय योजना विधायकों के लिए रहेंगे। लेकर राजस्थान सरकार आई है। रामस्वरूप, ये भी जानना चाहूंगे कि आज से बार भी खुल रहे हैं राजस्थान में, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस में है, किन किन चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा इन बार्स के खुलने के बाद? देखिए, जिस तरह से पूर्व में जब होटल खोलने की छूट दी गई थी तब भी एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि वहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वह होटल में रुकने वालों का या खाना खाने वालों को रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ पर एक टेबल पे अधिकतम 2 व्यक्ति बैठ पाएंगे, 2 टेबलों के बीच में जो है 6 गज की दूरी होगी, इस और बाकी सैनिटाइजर का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा, तापमान वहाँ पर जो भी आदमी आएगा उसकी चेक किया जाएगा और मास्क का प्रयोग सभी को करना है। इन्हीं सारी हिदायतों के साथ में आज से सभी तरह के बार और क्लब खोलने की इजाज़त मिल गई है। आज हमने देखा कि कई जगह बार वगैरह खुल गए हैं, वहाँ पर बार में जो लोग आते हैं उनका भी आना शुरू हो गया है। सावधानियाँ जो सरकार ने तय कर रखी है उसकी पालना करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार के साथ पूर्व की तरह से साफ हिदायत है कि किसी भी जो मापदंड तय किए गए हैं, जो शर्तें तय की गई है, उसका उल्लंघन कोई भी क्लब ओनर या फिर कोई भी जो बार का ओनर है वो नहीं करे। जी रामस्वरूप, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि सभी गाइडलाइंस को पालन करना है, ये सरकार ने कहा है और कार्रवाई की जाएगी अगर नहीं किया गया तो क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेके कोई जानकारी, क्या इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी अब तक? देखिए, सरकार ने हर बार वो यही कहती है कि जो भी जिस तरह से एक अध्यादेश लागू किया हुआ है कि कोई आदमी सार्वजनिक जगह पर थूकेगा या सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं करेगा तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसी तरह से जो सरकार की गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है किसी बार में या क्लब में, अगर वो नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। बाकी अगर कोई ओनर, चाहे होटल का ओनर हो, चाहे बार का ओनर हो, चाहे क्लब का ओनर हो, अगर वो कोई इसी बात का जो है उल्लंघन करता है, यानी कि जो सीटिंग अरेंजमेंट उनका सही नहीं होता है या और किसी बात की वो अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सरकार चाहे मुकदमा भी दर्ज कर सकती है और जुर्माने की जो प्रावधान है उसके अनुसार चालान भी कर सकती है। जी रामस्वरूप, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो रोज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या सभी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है? इन सब की निगरानी के लिए सरकार कोई टीम का गठन कर रही है? ऐसी कोई स्कीम के साथ सरकार आ रही है? देखिए, लापरवाही तो काफ़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से पुलिस की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं चालान के और कार्रवाइयों के, वो काफ़ी तादाद में है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई थी, पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी है, उनका साफ कहना था कि करीब 6.5 लाख के आसपास वाहन धारकों का चालान किया गया है, 1.5 लाख के आसपास वाहनों की जब्त की गई है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था और करीब 9 करोड़ की राशि इस 3 महीने के लॉकडाउन के दरमियान लोगों से वसूल की गई है। 9 करोड़ रुपए की राशि जुर्माने के तौर पे। तो कह सकते हैं कि बहुत लोग हैं ऐसे जो नियमों की जो है पालना नहीं करते हैं। करीब 60,000 लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के पाए गए, पुलिस के द्वारा चालान किए गए। 7,000 दुकानदार ऐसे पाए गए जिन्होंने बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान दिया था। तो ऐसी लोगों की जो लापरवाही है वो कई जगह देखने को मिलती है। सरकार चालान भी करती है लेकिन साफ तौर पे बार बार आगाह करती है कि वो नियमों को फॉलो करे ताकि संक्रमण का फैलाव जो है वो कम से कम हो सके। जी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, ऐसे में लोगों की जो लापरवाही वो कहीं ना कहीं भारी साबित हो सकती है। हालांकि अनलॉक 1 में सभी कुछ अब खुलता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। सूरत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।